A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zemaxa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द साइंस एमसीक्यूज और साइंस एमसीक्यूज के जरिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस को। तो ये इस सेट में मैं जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आरएएस एग्जाम 2021 में पूछे गए सवालों को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी की लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस सेट का पहला सवाल जो है आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, कौन सी इसमें से जूनोटिक डिजीज नहीं है। कहाँ से आया सवाल? सवाल आया एनसीईआरटी से। ऑप्शंस में क्या क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस है, रेबीज है, प्लेग है एंड सार्स है। तो बताइए कौन सा जो है जूनोटिक डिजीज नहीं है। तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल्स की वजह से हमारे अंदर फैलते हैं, एनिमल्स की वजह से या उनके थ्रू जो है हमारे अंदर फैलते हैं, तो उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। अगर आप रेबीज की बात करें तो रेबीज कैसे होता है? डॉग या वाइल्ड कोई कैट या फिर बंदर, उसके काटने से होता है रेबीज। प्लेग कैसे होता है? प्लेग होता है चूहे की वजह से, काटने की वजह से नहीं, लेकिन चूहे के ऊपर वो जो उसका पैरासाइट रहता है उसके ऊपर, उसकी वजह से जो है प्लेग फैलता है। सार्स जो है एक तरीके का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और म्यूकोरमाइकोसिस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। तो बताइए इसमें से कौन सा जूनोटिक डिजीज। अब अगर म्यूकोरमाइकोसिस की अगर आप बात करते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे बना भी रखा है, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं ब्लैक फंगस के नाम से। तो म्यूकोरमाइकोसिस की अगर आप बात करेंगे, दिस इज ब्लैक फंगस, पूछा भी इसीलिए गया। तो वो कैसे होता है? फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल्स से आएंगे, वो हर जगह पे मौजूद है। जहाँ पे भी उनको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मिल जाएगा वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो फंगस हमारे आसपास मौजूद होती है। अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर में मौजूद है। अगर आप टेम्परेट कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी कम होती है, वहाँ पे सिर्फ वहीं पे होगी जहाँ पे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अगर फंगस जो हमारे चारों तरफ मौजूद है तो इन्फेक्शन किसको हो रहा है? सबको इन्फेक्शन नहीं हो रहा। इन्फेक्शन सिर्फ उसको हो रहा है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है और जिसने अपनी बॉडी के ऊपर इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर दी, मॉइस्चर भी और ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर भी, उसके अंदर जो है डेवलप होगा म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक तरीके का जूनोटिक इन्फेक्शन नहीं है, वो ऑलरेडी सब जगह मौजूद है। तो यही इसका सही जवाब है। म्यूकोरमाइकोसिस इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। अगला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई है। देखिए मैंने जब आपको पढ़ा रही थी बायो की एनसीईआरटी तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके के सिंड्रोम होते हैं। हमारे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसका मतलब है हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम का पेयर नंबर 21 जो है उसके ऊपर ट्राइसोमी हो गई, मतलब उसमें 2 क्रोमोसोम की जगह पे मान लीजिए 3 क्रोमोसोम हो गए। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कहाँ से आया सवाल? एनसीईआरटी से आया। पूछा क्यों गया? क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन है, इस सिंड्रोम के बारे में बताया गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में दिया गया है। यही मैं बताती हूँ आपको, यही मैं आपको कहने की कोशिश करती हूँ। एनसीईआरटीज़ पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है या कोई भी सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी जगह के बारे में, उसी से ही सीधा सीधा जो है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्पल उठा लेती है। डीप अगर एग्जाम्पल पूछे तो ये डाउन सिंड्रोम के, ओके मैंने इसका जवाब बोल दिया, तो इसका सही जवाब जो है डाउन सिंड्रोम है। तो इसमें 4 सिंड्रोम दिए गए थे, इवांस, एडवर्ड, डाउन और ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब है डाउन सिंड्रोम। तो उसने डाउन सिंड्रोम का डीप डाउन स्टेटमेंट उठा लिया कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में ना आ रहा हो कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या है, बट एटलीस्ट अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इतना ज़रूर आपको याद रहेगा कि डाउन सिंड्रोम जो था उसमें मेंशन था। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का 2 की बजाय 3 नंबर आ जाता है। ओके 3 हो जाते हैं वो क्रोमोसोम्स। तो ट्राइसोमी हो जाती है 21 की, दैट इज डाउन सिंड्रोम। अगला जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है आपसे क्वांटम डॉट क्या है। क्वांटम डॉट इज क्या है? क्वांटम डॉट देखिए फिर से आप देख रहे होंगे, पहले वाले सेट्स में भी आपने ऑब्जर्व किया, इसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। राजस्थान पीसीएस जो है
फैक्चुअल क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो क्वांटम डॉट जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, नैनो स्केल एनालॉग ऑफ रेडियो एंटीनाज, ऑफ फिक्शनल नैनो रोबोट और सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे कि ये क्वांटम डॉट के बारे में अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आपके सभी फेलो एस्पिरेंट्स को भी ये उतना ही मुश्किल सवाल लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों में। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 4 और सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर। तो ये सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्वांटम डॉट बोला है। इस तरीके के सवालों का क्या करें? अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि ऐसे सवालों का क्या करें, तो भाई मैं फिर से कहूँगी सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया खोजिए, कौन से एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उसको ठीक से पढ़िए, जिस एरिया में आप वीक हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और कोशिश करिए उसके सवालों को समझने के लिए। मेरा पढ़ाने का मेथड वही है, मेरा पढ़ाने का मेथड आपको सिर्फ फैक्ट्स देना नहीं है, फैक्ट्स आप देंगे तो आप वो कहीं से भी ले सकते हैं। मेरा समझाने का मतलब होता है आपको कि जो चीज़ों को समझ सकते हैं हम अपनी बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, उनको समझने की कोशिश की जाए ताकि अगर उससे जुड़े सवाल आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व करवाएं। अब क्वांटम डॉट एक बहुत ही फैक्चुअल चीज़ उन्होंने पूछ ली, क्या होता है? तो एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, करंट अफेयर्स में ज़रूर से इंपॉर्टेंट रहा होगा इसीलिए ये इसमें आया है। अगला जो सवाल है अगेन कौन सा इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज्ड इन इनसेट एंड जीसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कहाँ से आता है सवाल? सवाल आता है हमारे लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि हमने सैटेलाइट्स के बारे में, रिएक्टर्स के बारे में, स्पेस स्टेशंस के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो उस टॉपिक से ये सवाल बनता है, मतलब द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी पोर्शन। एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक, बट क्योंकि वो करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इसलिए हमें उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो उस टॉपिक से ये सवाल बनता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो इन सैटेलाइट्स में यूज़ नहीं होता, KA, C, MF या KU। तो ये सवाल सिर्फ वही इंसान सॉल्व करेगा जिसने कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने पढ़ लिया, वो इसको सॉल्व कर पाएगा। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 MF टेक्नोलॉजी। ओके, अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय वायरस कॉजिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वायरस है वो किस पार्ट को इन्फेक्ट कर देता है? स्किन को, रेड ब्लड सेल्स को, ब्रेन को या लंग्स को? अब ये मैं आपको अपनी एनसीईआरटी सीरीज में भी बता चुकी हूँ और एमसीक्यू सीरीज में भी मैंने आपको बताया। एनसेफेलाइटिस जो होता है ब्रेन की कवरिंग्स जो होती हैं उनके बारे में, तो उनको जाके ये इन्फेक्ट कर देता है। तो इसका सही जवाब बनता है ब्रेन। तो ये ब्रेन को जब इन्फेक्ट करता है तो उसे इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। सवाल कहाँ से आया? जापानीज इंसेफेलाइटिस के काफ़ी केसेस बढ़े, तो उससे जो ये करंट अफेयर से उठाया गया। जब भी एक पर्टिकुलर सीजन आता है गर्मी के बाद, जब बारिशें शुरू होती हैं, तो उस टाइम पे जो है मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है और मच्छरों के साथ साथ मच्छर वेक्टर का काम करते हैं और ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं वहाँ पे फैलती हैं। किस जगह से रिपोर्ट की जाती है? ईस्टर्न यूपी, बिहार वाली जगहों से ये वाली बीमारियां रिपोर्ट की जाती हैं, जहाँ ज़्यादा मच्छर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस के इतने केसेस देखे गए जिसमें कि ब्रेन जो है हमारा इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये वहाँ से उठाया गया सवाल है। तो इसका सही जवाब वही है, ब्रेन। नेक्स्ट जो सवाल है आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सवाल नंबर 6। इसमें आपसे पूछा जा रहा है मदर फीटस RH ब्लड टाइप जो है इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम, उसमें पूछा जा रहा है मदर का क्या है और फीटस का क्या है ब्लड ग्रुप। RH पॉजिटिव मदर है, मदर इज RH पॉजिटिव, फीटस नेगेटिव, मदर नेगेटिव, फीटस पॉजिटिव, RH नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव। तो ये पूछा आपसे जा रहा है। तो अगर कोई भी जो है किसी भी स्टूडेंट को ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझने में प्रॉब्लम है तो मैंने ब्लड ग्रुप के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाके पढ़ लेना। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ब्रीफ में मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं तो RH भी एक तरीके का अनदर एंटीजन है। नेगेटिव का मतलब है वो एंटीजन नहीं है, पॉजिटिव का मतलब है वो एंटीजन है। तो अब आप देखिए मदर के केस में अगर मदर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है मदर के पास वो एंटीजन नहीं है। अगर वो मदर वो वाला फीटस कैरी करती है जिसके अंदर RH पॉजिटिव जो RH पॉजिटिव है, तो उसका जो ब्लड होगा, फीटस का ब्लड, वो उसको ट्रीट करेगा फॉरेन ब्लड। मदर का ब्लड जो है वो उसको फॉरेन ट्रीट करेगा और RH पॉजिटिव जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा। तो पहला बच्चा जब कंसीव किया जाएगा तो उसके केस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी,
बट अगर वही मदर दोबारा से RH नेगेटिव मदर फिर से RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करती है, तो सेकेंड टाइम में वो RH पॉजिटिव अगर फीटस है तो मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं जो कि उसने कब फॉर्म की थी, पहले वाले कंसेप्शन के ड्यूरेशन में। तो इस वाले फीटस को ये वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किल कर सकते हैं, तो तब वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम कब होगी, मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है। इसमें से भी फर्स्ट टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सेकेंड टाइम में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ब्लड ग्रुपिंग वाले चैप्टर लेक्चर में। सो दैट्स इट, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। इन सवालों को लेने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आपको समझ में आए कि पर्टिकुलर स्टेट PCS जो है वो किस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो हर एक स्टेट PCS का एक सेट पैटर्न होता है, वो उसी तरीके के सवालों को पूछना पसंद करते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन का फोकस जो है उसी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जब एक पर्टिकुलर तरीके के स्टेट PCS को आपको टारगेट करना है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।